तो आज मेरी स्थिति बिल्कुल जंगल के बंदर जैसी मैं महसूस कर रहा हूँ। क्या था, शेर जंगल का राजा था। जब देखो तो शेर राजा, जिधर नजर जाए तो शेर ही राजा। जंगल वाले ऊब गए, बोले यार एक ही शासन है, एक ही सत्ता है, मोनोटोनी हो गई है, कुछ बदलाव करो। बोले क्या बदलाव करें? बोले राजा बदलो। किसको राजा बनाए? बोले जो खूब एक्टिव हो उसको राजा बनाओ। तो बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया, जैसे विवेक दुबे को संचालक बना दिया गया। बंदर जंगल के राजमहल में रहने लगा। मैं धीरे धीरे व्यंग्य की भाषा में आ रहा हूँ। बंदर जंगल के राजमहल में रहने लगा। 20-25 दिन बाद एक बकरी रोती हुई आई, बोली राजा साहब शेर ने हमारे बच्चे को पकड़ लिया है, आप चलो बचाओ चल के। बंदर बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, चलते हैं बचाएंगे। बंदर पहुंचा, देखा शेर बच्चे को दबाए पेड़ के नीचे बैठा है। बंदर दौड़ा और लपक के पेड़ पे चढ़ गया। एक डाल से कूदा, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, पांचवी पे, छठी पे, सातवीं पे। तो बकरी रोने लगी, बोली राजा साहब जल्दी बचाइए नहीं तो शेर बच्चे को खा जाएगा। अब बंदर का जवाब, हिंदुस्तान की राजनीति और अच्छे श्रोताओं की अच्छी तालियां, जल्दी बचाइए नहीं तो शेर बच्चे को खा जाएगा। तो बंदर बोला देखो बकरी, तुम्हारा बच्चा बचे या न बचे, हमारी भागदौड़ में कोई कमी हो तो बताओ। हो गया भाई, हो गया। भागदौड़ में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये बच्चा बच गया। हमें व्यंग्य की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। सुई हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन सुई हमें लगवानी पड़ती है। व्यंग्य आपको जगाने की कोशिश करता है, जिसको कि गीत आपको प्रेम प्रेम करा के सुला चुका होता है। सच बात है। अभी वैभव संचालन में बोले थे नेताजी, कर्मचारी नेता, नेता चाहे कर्मचारी का हो चाहे विधानसभा का हो, वो है नेता ही। ना वो देश के लिए कुछ करते हैं, ना ये कंपनी के लिए कुछ करते हैं। झूठ नहीं बोला, भगवान को झूठ नहीं बोला। अरे इस बात पर वो खुद भी तारीफ हो जा रहे हैं। ये होता है, बहुत अच्छा लगता है। हम अपने मित्र नेताजी के घर गए। ये नेता यहाँ के नहीं, ये नेता दिल्ली और लखनऊ की विधानसभा में बैठे। हम अपने मित्र नेताजी के घर गए, देखा नेताजी मर गए। बदली हुई परिस्थिति, व्यंग्य की भाषा बोलूंगा, सब पढ़े लिखे लोग हैं। हम अपने मित्र नेताजी के घर गए, देखा नेताजी मर गए। हमने उनकी पत्नी से पूछा भाभी जी नेताजी कैसे मर गए? क्या रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर गए, या फिर कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फाँका था? कोई जहर पिया था, आरिफा जी सुनिएगा, आप तो सुन चुके हैं इसको। कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फाँका था। वो बोली भाई साहब ना ही ये रस्सी से लटक कर मरे हैं, ना ही कोई जहर पिया था, ना ही कोई एसिड लिया था, ना ही कोई जहरीला पाउडर फाँका था, लेकिन लाख मना करने के बावजूद कल शाम अपने गिरेबान में झांका। ये होता है ये होता है। मैं वैभव ने बताया कि मैं 20-25 देशों में होकर आया हूँ। आपके पास मान लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। मान लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ना तो आप हमारा पासपोर्ट चेक करेंगे, ना वीजा देखेंगे। हम कवि लोग इसी तरह खूब विदेश जाते हैं। भगवान के दम झूठ नहीं कहा, झूठ आता बोला ही नहीं। इन्होंने तो 25 देश कहा, जबकि असलियत ये है कि मैं 35 देशों की यात्रा कर चुका हूँ। एक बार आप लोग ताली बजाइए। और 36वें देश में मेरा हवाई जहाज लैंड करने ही वाला था। बस मेरा हवाई जहाज लैंड करने ही वाला था कि राजीव राज ने जगा दिया, बोले दादा जागो, पारीछा निकल गया। हम लखनऊ से आए हैं, लखनऊ आपकी राजधानी है। वहां पर एक विधानसभा मार्ग है। विधानसभा मार्ग उस सड़क को कहते हैं जिस पर विधानसभा बनी होती है। व्यंग्य की भाषा ही रहेगी, बस समझते चलिएगा।
विधानसभा मार्ग उस सड़क को कहते हैं जिस पर विधानसभा बनी होती है। जिस सड़क पर विधानसभा नहीं होती उसको महात्मा गांधी मार्ग कहते हैं। तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो जाती है, बहुत सारे लोगों से मुलाकात, कभी कोई इंजीनियर मिल गया, कभी मेरे बड़े भाई भी IIT रुड़की से उन्होंने कभी किया था, अब तो रिटायर हो गए। कभी इंजीनियर मिल गया कोई, कभी कोई डॉक्टर मिल गया, कभी कोई नेता मिल गया। अभी जब लोकसभा इलेक्शन था उसके 1-1.5 महीने पहले मैं वहां से गुजर रहा था, तो मेरी मुलाकात एक गिरगिट से हुई। आप लोग गिरगिट को जानते होंगे, तो पटेल जानते हैं? पटेल क्यों नहीं, हम क्यों नहीं जानेंगे? उनसे आपकी मुलाकात होती रहती होगी, ये कुछ अलग समझ बैठे थे। तो गिरगिट से मेरी बात हुई। लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर इधर से उधर और उधर से इधर पॉलिटिकल एक्टिविटीज को अपने जहन में रखिएगा, तब इस व्यंग्य का मजा लीजिएगा। लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर इधर से उधर और उधर से इधर और फिर इधर से उधर जा रहे गिरगिट नरेश से हमने पूछा, नरेश माने राजा, गिरगिटों का राजा, गिरगिट नरेश से हमने पूछा, गिरगिट जी बता सकते हैं अपने और दल बदलू नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं, यानी कि द कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन द टू, अपने और नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं। गिरगिट बोला, अस्थाना जी, किसी गिरगिट की नेता से तुलना करना महापाप है। अभी नहीं, अभी अगली पंक्ति व्यंग्य का पिनाकल तो वही, किसी गिरगिट की नेता से तुलना करना महापाप है, क्योंकि रंग बदलने के मामले में नेता गिरगिट का बाप है। ऐसे होता है, हमको व्यंग्य दिखाई पड़ता रहता है, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ये है। मैं कुछ कह रहा था, खैर जो भी कह रहा था, क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, बहुत अपनापन मिलता है। बुंदेलखंड के लोग बोलते तो तेज आवाज में है, लेकिन हृदय से बहुत अच्छे होते हैं। और यहाँ तो सारा देश इकट्ठा होगा, खाली बुंदेलखंड के लोग नहीं होंगे, हो सकता बहुत कम हो बुंदेलखंड के, पूरे देश के लोग हों। क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है। आज दोपहर का खाना बहुत अच्छा था, जो आलू सोयाबीन की सब्जी थी बहुत शानदार थी, उसका प्रमोशन कीजिएगा, बहुत अच्छा। वह इतना अच्छा भगवान कसम कह रहे हैं। हम लोग बाहर घूमा करते हैं, घर जैसा खाना मिलना बहुत मुश्किल होता है। आज आपके इस गेस्ट हाउस में हमें घर जैसा खाना मिला, बस उसमें खाना खिलाते समय हमको डांटा नहीं तो पूरे घर जैसा माहौल। ये पॉइंट है, मजाक नहीं कर रहा, बहुत अच्छा। क्या मतलब इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, द्वारे चाहे जैसे हों, लोग जहां अच्छे होते हैं अच्छा लगता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। ज़्यादा देर मैं भी समय का मुझे मर्यादा रखनी है। मैं वो कविता सुनाना चाहता हूँ जिस कविता के लिए मुझे शुरुआत में पहचान मिली। मेरी बहुत नई कविता नहीं है, लेकिन सच्ची कविता है। इन्होंने कहा कि एक महिला, एक पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला होती है, और एक सफल महिला के पीछे, एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है, लेकिन एक सफल महिला के पीछे कई पुरुष होते हैं। ये सच्ची घटना है। मैं ये फ्रेंच कट दाढ़ी रखता हूँ, नहीं रखी रहा हूँ, तो मेरी पहचान बन गई। मैं पहले क्लीन शेव रहता था, हैंडसम तो मैं आज भी हूँ, लेकिन तब मैं ब्यूटीफुल टाइप का हैंडसम, क्यूट टाइप का, उनको बच्चा जैसा लगता था। हम 10 भाई बहन हैं, नहीं मजाक नहीं कर रहे, 10 भाई बहन। हमारे जमाने में 10 भाई बहन ही हुआ करते थे, क्योंकि हमको अंग्रेजों से लड़ना था, देश को आजाद कराना था, इसलिए 10 भाई बहनों की जरूरत थी। आज हम एक होते हैं या अधिक से अधिक 2, क्योंकि हमें महंगाई से लड़ना है, बेरोजगारी से लड़ना है। तो हम 10 भाई बहन, 10 की मधुर जी सुनिए।
इनकी शादी हुई थी कि नहीं हुई थी यहाँ तक राज है। तो मेरे 9 भाई बहनों की शादी हो गई, 9 भाई बहनों की, मेरी हो नहीं पा रही थी। पता नहीं कोई ससुर आता ही नहीं था। जबकि रिजवान सर, मैंने बीएससी किया है, एलएलबी किया है, एलएलएम किया है, एमबीए किया है, लेकिन कोई ससुर आते नहीं था। पता नहीं क्या था। मैं क्लीन से रहता था। एक आया सर, एक आया, हमको देखा, चल दिया। पिताजी ने कहा भाई साहब क्यों जा रहे हैं? बिल्कुल सच्ची घटना, भगवान कसम सच्ची। तो आया, उनको देखा, चल दिया। पिताजी ने कहा क्यों जा रहे हैं? बोले इससे कौन शादी करेगा, ये तो बच्चा। मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। मैंने पूरी दाढ़ी रखी। दूसरा आया, वो भी चल दिया। पिताजी ने कहा आप क्यों जा रहे हैं? बोला इससे कौन शादी करेगा, ये तो गुंडा है। तब मैंने मध्य मार्ग अपनाया। मध्य मार्ग अपनाया। फिर भी कोई प्रपोजल नहीं आया। एक दिन लखनऊ में कभी सम्मेलन था, राजीव राज ताजे ताजे शुरू हो रहे थे और इरफान भाई हमारे इस्टेब्लिश हो चुके थे। लखनऊ में कभी सम्मेलन में, अब ये लोग तो खैर मंच पे पैदा ही नहीं हुए थे। तो राजीव राज और इरफान भाई थे ड्राइंग रूम में बैठे हुए। पिताजी हमारे, ये राजीव बिल्कुल यंग था, तो हमसे भी छोटे हैं 5-6 साल, तो यंग थे, बैठे हुए। बिल्कुल सच्ची घटना, पिताजी बैठे हुए मुंह लटकाए। तो इरफान साहब चूंकि शायर हैं, तो शायर थोड़ा कम बोलता है, पता नहीं क्यों कम बोलता है, मालूम नहीं। हम आज तक समझ नहीं पाए शायर क्यों सीरियस रहते हैं। तो एक दिन ये थोड़ा सा मुस्कुराए और पिताजी से बोले चाचा जी क्या बात है, आप बहुत दुखी हैं? तो पिताजी बोल रहे हैं क्या करें, सर्वेश की शादी नहीं हो पा रही है, किसी तरह सर्वेश की भी शादी हो जाती तो हम गंगा नहा लेते। अच्छा, हमारे यहाँ सनातन धर्म के लोगों में जब कोई अच्छा या बुरा काम कंप्लीट होता है तो गंगा नहाई जाती है। हम ये नहीं समझ पा रहे थे, पिताजी मेरी शादी को अच्छा काम समझ रहे कि बुरा। अच्छा, राजीव की शादी राजीव राज ने कहा ताऊ जी ऐसा करिए कि सर्वेश भैया का एक मैट्रिमोनियल विज्ञापन निकलवा दीजिए, हो सकता है कोई पार्टी फंस जाए। हाँ, तो मेरा मैट्रिमोनियल विज्ञापन निकलवाएगा। बिल्कुल सच्ची घटना है। उसमें मेरी उम्र 28 साल छपनी चाहिए थी और वो गलती से 82 साल छपी। अब हम निश्चिंत हो गए, हम समझ गए कि अब मेरी शादी नहीं हो पाएगी, कोई प्रपोजल नहीं आएगा, मेरी शादी बिल्कुल नहीं हो पाएगी, कुंवारा ही रहना पड़ेगा। और चूंकि अटल जी के शहर लखनऊ से हूँ, इसलिए हो सकता है भारत का प्रधानमंत्री भी बनना पड़ जाए। लेकिन हमारे लिए प्रपोजल्स आए, मेरे लिए प्रपोजल्स आए, अभी भी रखे हैं, आप आके देख सकते हैं। मेरे लिए प्रपोजल्स आए 70 साल वाली का, 75 साल वाली का, 78 साल वाली का। तो हमने अपने पिताजी की तरफ देखा, उनकी उम्र 80 साल थी उस समय। तालियां उठनी चाहिए भाई, आपकी तालियां उठनी चाहिए भाई। वाह वाह वाह। हमने मन ही मन पिताजी से पूछा, मन ही मन, जोर से तो पूछ नहीं सकते थे। हमने मन ही मन पिताजी से पूछा, पिताजी ये विज्ञापन आपने मेरे लिए निकलवाया कि अपने लिए निकलवाया? वहीं से कविता बनी थी मेरे जीवन की सच्ची घटना पर। एक अखबार में एक जो प्रिंटिंग मिस्टेक थी, उससे मेरी वो कविता बनी जिसने मुझे वास्तव में विश्व के लगभग 35-36 देशों में यात्रा करवाई। और इस कविता ने मुझे पहचान भी दी, इस कविता ने मुझे सम्मान भी दिया, इस कविता ने मुझे लोकप्रियता भी दी, इस कविता ने मुझे बहुत बड़े पुरस्कार भी दिए। और इस कविता ने मुझे अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से 2014 में मुलाकात भी करवाई। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा। 20-25 साल पहले की हमारी, आप सोच लीजिए, खैर इनके जैसा तो मैं कभी नहीं था, मधु जी जैसा। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। निविदा सूचना को टेंडर नोटिस भी कहते हैं, यहाँ तो खूब टेंडर्स निकलते होंगे, इसलिए मेरा वर्णन टेंडर नोटिस के बिकाऊ माल में आ गया। अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे। आनंद लीजिएगा,
अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे, अपने अपने जोर आजमाने लगे। अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे, अपने अपने जोर आजमाने लगे। एक में था माल कितना पुराना है, जानकारी ले सकते हो। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है, वेयर इट इज एज इट इज। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है। अब इस मुस्कान को ठाके पे ताली में बोलिएगा भी नहीं, अगली लाइन पे। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है, और चौथा जानना चाह रहा था क्या एक बार ट्राई करने की परमिशन है। कमाल कमाल कमाल। पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है। पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है। अच्छा खासा नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा लगता है बिगड़ी हुई मशीन होता जा रहा है। इसलिए पिताजी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई। अखबार ने भूल सुधार की और अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली आई। कहाँ बेचे दे रहे थे, अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। अब असली कविता शुरू होती है जहां सर्वेश अस्थाना बोलते हैं। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा महोदय कौन है आप। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा महोदय कौन है आप। वो बोला पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। क्या वाह। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा महोदय कौन है आप। वो बोला पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। आपने सूचना निकाली है कि आपका नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा किराए के लिए खाली है। हालांकि मैं आपको मुंह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा। अगर इशारा समझ जाना तो मुझे सूचित कर देना कि समझ गए। हालांकि मैं आपको मुंह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वादा करता हूं कि अपना घर द्वार बेचकर कम से कम 1-2 साल के लिए किराए पर अवश्य कम से कम 1-2 साल के लिए किराए पर अवश्य ले पाऊंगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, आप मुझे हताश मत कीजिएगा। इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा, आप मुझे हताश मत कीजिएगा। इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। भले 1-2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी। और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी और आपका इशारा पाते ही किसी न किसी वजह से मर जाएगी। क्या मैं जिस समस्या को उठा रहा हूँ आप समझ लें। और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी और आपका इशारा पाते ही किसी न किसी वजह से मर जाएगी। तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा। तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा। क्योंकि दहेज के मौसम में ये जो 2 पंक्तियां मैं कहने जा रहा हूं, अगर उन पंक्तियों से आपकी सहमति हो तो एक एक व्यक्ति मुझे बताए। तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा। क्योंकि दहेज के मौसम में आजकल ऐसे भी दिन आने लगे हैं कि माँ बाप अपने विवाह योग्य बेटों को किराए पर उठाने लगे। दहेज के मौसम में आजकल ऐसे भी दिन आने लगे हैं कि माँ बाप अपने विवाह योग्य बेटों को किराए पर उठाने लगे हैं। और गरीब माँ बाप की बेटियां इसी तरह अपनी गरीबी का प्रायश्चित करती रहती हैं। और गरीब माँ बाप की बेटियां इसी तरह अपनी गरीबी का प्रायश्चित करती रहती हैं। इसीलिए तो शादी के बाद बहुत जल्द किसी न किसी वजह से मरती रहती हैं। तो भाइयों बहनों ये जो मैं आपको हंसता मुस्कुराता, पूरी दुनिया मुझे स्माइल मैन कहती, तो भाइयों बहनों ये जो मैं आपको हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता स्माइल मैन दिख रहा हूँ, असलियत ये है कि मैं एक दहेज लोभी बाप का बेटा हूँ और हर साल किराए पर बिक रहा हूँ। हर साल। क्या बात है, जोरदार तालियां। बहुत धन्यवाद।